ठीक है जी बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, ये उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो आपने सोल्यूट के ऐड किए हैं वो अगर इक्वल हैं, चाहे उनकी नेचर डिफरेंट भी है, तो जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इन पे इफ़ेक्ट सेम ही होगा क्योंकि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल सेम है। तो कैसे डिफाइन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज दैट आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन आ सॉल्यूशन रिगार्डलेस द नेचर ऑफ सॉल्यूट। के ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे तो डिपेंड करती हैं लेकिन उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? रिलेटिव लोअरिंग भी बोलते हैं या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम इन्हीं को वन बाय वन डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? आपके पास है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जो है उसके वेपर्स बनेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर आप उसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल इसलिए होना चाहिए कि उसके वेपर्स नहीं बनने चाहिए। अगर उसके भी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना। फिर तो दोनों जो आपके कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी, वो वेपर्स बना रहे होंगे तो टोटल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपने जो सॉल्यूट ऐड करना है वो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो तब क्या होगा? जो प्योर सॉल्वेंट था उसमें सरफेस के ऊपर हर जगह पे सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, लेकिन जब आप उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो सरफेस पे कहीं कहीं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। अब सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन वोलेटाइल हैं, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो वेपर्स बनेंगे वो कम बनेंगे क्योंकि सरफेस के ऊपर कहीं कहीं सॉल्यूट भी तो मौजूद है जो कि वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो जब वेपर्स कम बनेंगे सॉल्यूशन की फॉर्म में तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हम इसको रिलेट करें थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो फर्ज करें लेट अस एज्यूम अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमने कल भी बात की थी कि जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी x1। अब जो आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2 है। यानी जो 1 का इंटीजर है वो आप यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए और जो 2 का है वो आप यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूट के लिए। तो P1 आपके पास वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की फॉर्म में, और P1 नॉट या P1O ये आपका है उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ओरिजिनल फॉर्म में। तो कल राउल्ट्स लॉ हमने स्टडी किया था जिनके मुताबिक क्या था कि जो सॉल्यूशन की फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है ओरिजिनल फॉर्म में वेपर प्रेशर के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो P1 क्या है? सॉल्यूशन की फॉर्म में इसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और x1 क्या है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर, और P1 नॉट क्या है? ओरिजिनल फॉर्म में इसी सॉल्वेंट का जो मोल वेपर होगा वेपर प्रेशर। अब क्या है, हम लोगों ने एक बात पढ़ी अभी कि आपके पास जब सॉल्यूशन की सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये डेल्टा P हम कैसे फाइंड करते हैं? P1 नॉट माइनस P1। P1 नॉट ओरिजिनल फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और P1 सॉल्यूशन की फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म में वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसमें से हमने माइनस कर दिया सॉल्यूशन की फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है। तो डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर, आपके पास ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आगे जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पे P1 उसकी जगह पे अगर हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास क्या है x1 P1 नॉट, तो इस P1 की जगह पे आपने वही x1 P1 नॉट पुट कर दिया। इन दोनों में से P1 नॉट जो है वो कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा क्या? 1 माइनस x1।
कल हमने एक बात पढ़ी थी जब मोल फ्रैक्शन को स्टडी किया था कि मोल फ्रैक्शंस का सम जो होता है वो यूनिटी के इक्वल होता है, यानी x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम x2 की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस x1। तो ये 1 माइनस x1 हमारा किसके इक्वल है x2 के, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है x2। अब अगर हम x2 फाइंड करना चाहते हैं तो ये p1 नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x2 के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये डेल्टा p ओवर p नॉट, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये MCQs में पूछा भी जा सकता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होती है, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। तो यहाँ को अगर हम इसी बात को सिंप्लीफाई करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर तो उससे जो वेपर प्रेशर है वो उतना ही कम होता जाएगा। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट का मतलब होता है चेंज हो जाना। तो अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जब प्योर सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिफरेंस है तो ऑब्वियसली उनके बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा। जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में। जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो अब उन्हें उसी वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट का मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना। क्या चेंज हो जाना कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन रेफर टू द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन द एडिशन ऑफ अ सॉल्यूट। कि आप एक सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वेपर्स को फिर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए। और ऐसा कब होता है, जब आप नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है, जो बॉइलिंग पॉइंट में ये डिफरेंस आता है, ये उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मोलैलिटी कल हमने डिटेल के साथ देखी है, मोल फ्रैक्शन वगैरह। तो एक्सपेरिमेंटली क्या चीज़ ऑब्जर्व की गई कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन की। और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या थी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। आपके पास 1 किलोग्राम मैस है सॉल्वेंट का, उसमें सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ये के भी जो है इसे मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो कि हर सॉल्वेंट के लिए स्पेसिफिक होते हैं लेकिन टेम्परेचर के लिहाज से ये फिर वेरी करता है। इसलिए आपने डेल्टा टी बी इस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो हमने वहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया जो कि क्या है यहाँ पे के बी। तो टी बी यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, के बी क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एम क्या है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी। उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है।
इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डेल्टा टीएफ। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के अंदर देखा कि एक्सपेरिमेंटली ये बात पता चली कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेम जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होती है वो भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ भी जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। केएफ यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसे मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। ये भी सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट जो है वो चेंज होता है, यानी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको दो डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया जाता है। पहला ये है कि व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि आपके पास दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिनके कंसंट्रेशंस डिफरेंट है। आप यूँ समझ लें कि उनमें से एक सॉल्यूशन डाइल्यूट है और एक सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है, वो सेपरेटेड है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है। देखिए, रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? हमने कहा कि हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिनके कंसंट्रेशंस डिफरेंट हैं। उनमें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट का हमने कल पढ़ा था कि वो जो पतला होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। अब जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो सॉल्वेंट वहाँ पे ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट ने ही फ्लो करना है इसमें। तो सॉल्वेंट क्या करेगा? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। मिक्स नहीं करना इनको, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ पे लोअर होगी वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा तो उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट वहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरी साइड पे जहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि जिसमें कंपैरेटिवली जो है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। तो अब इस दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट होता है इसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस को और डिफ्यूजन को भी मिक्स नहीं करना। डिफ्यूजन में भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट होती है, लेकिन उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन भी मूव कर सकता है। मतलब ये नहीं होगा जैसे यहाँ पे बात हम करें कि सिर्फ सॉल्वेंट मूव करे। यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होना, सॉल्यूट उसमें से पास नहीं होता। तो ओस्मोसिस के अंदर जस्ट सॉल्वेंट ट्रेवल करता है, जस्ट सॉल्वेंट मूव करता है। जबकि डिफ्यूजन में अगर आपके पास गैस है तो गैस एज अ होल मूव करेगी, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी पूरा अपने हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेगा, मूव करेगा। दूसरा तरीका हम इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू हाल्ट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि आपके पास वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, तो उस मूवमेंट को हाल्ट करने के लिए, रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर आपको चाहिए होगा वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही होती है। ये इक्वल होती है पाई इज इक्वल टू ICRT। यहाँ पे I जो होता है वो वान टू फैक्टर होता है। ये वान टू फैक्टर अभी हम देखेंगे क्या होता है। पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, R वही आइडियल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T होता है टेम्परेचर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे केमिकल फिनोमिनास में हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले है कि डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर वेट्स। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना चाहते हैं तो आप
उनके लिए भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड करते हैं, हम क्या कहते हैं, जैसे हमने अभी बात ऊपर की है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, हमने क्या कहा था कि डेल्टा टीबी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, के बी इंटू एम, और एम वहाँ पे क्या था, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपके पास 1 किलोग्राम होगा। तो अब जो मोल्स हैं, मोल्स को अगर हम फर्दर उसकी जगह पे उसका फार्मूला पुट करें तो मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। तो अगर इस फार्मूला को थोड़ा सा आप रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मैस इजीली फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशंस को करेक्टराइज करने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको इनका नॉलेज होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, तो आप बेटर वे में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन को समझ सकते हैं, और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इम्पेक्ट कर रहा होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी बहुत सारे होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के। अगर आपने एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने हैं उसके लिए आपको इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस भी होती है इनकी, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस को टैकल करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जैसे एक बॉडी के अंदर सेल का एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए कोई कैसे उसको आइसोटोनिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है। इस तरह से आपके पास रोड्स के ऊपर सॉल्ट वगैरह को अक्सर फॉल करवाया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए, बहुत से जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा फेस इक्विलिब्रिया को स्टडी करने के लिए, फेस इक्विलिब्रिया जो है, जैसे हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड और जो गैशियस फॉर्म होते हैं, तो ये डिफरेंट फेस इक्विलिब्रिया को स्टडी करने के लिए भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज काफ़ी मैटर करता है। अभी हमने बात की थी वान होफ फैक्टर की। वान होफ फैक्टर जो है इसका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को लार्जर स्केल पे एप्लीकेबल बनाने में। ये वान होफ फैक्टर है क्या, वान होफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई के साथ। अब होता ये है कि सम टाइम आपने एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, लेकिन वो सॉल्यूट जैसे ही सॉल्वेंट में एंटर हुआ तो वो या तो डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया। डिसोसिएट का मतलब है कि वो अपने आइंस में तहलील हो गया। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आप डालेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड पूरा उसमें फार्मूला यूनिट के तौर पे तो नहीं रहेगा, वो तो आयोनाइज हो जाएगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो या तो डाइमर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, ट्राइमर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, या हेक्सामर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये सारी जो बातें थी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जब जनरल स्टडी हो रही थी तब इनको कंसीडर नहीं किया गया, जिसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे जो सॉल्यूशंस थे जब उन पे हम अप्लाई करते थे ये फार्मूला एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, फॉर एग्जांपल यही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, तो वो उससे डेविएट कर रहा था। तो फिर वहाँ पे वान होफ ने एक इम्पॉर्टेंट सजेशन दी कि ये डेविएशन इसलिए आ रही है कि आपने सारे सॉल्यूट्स को एक जैसा कंसीडर किया है, आपने ये उनकी एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला फैक्टर कंसीडर नहीं किया। तो फिर ये करेक्शन ये की गई कि उस नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आई फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया। ये आई फैक्टर क्या होता है, ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आपने 1 मोल ऐड किया तो आप 1 मोल के लिहाज से उसको स्टडी कर रहे थे ना, लेकिन जब वो डिसोसिएट हुआ तो उसके 2 आइंस बन गए, तो आपने उन 2 को तो कंसीडर नहीं किया था। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है, जब आप एक्चुअल में उसको परफॉर्म करवाते हैं, आप एक सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उस दौरान एक्चुअली जो उसके साथ हुआ वो आपने रखना है ऊपर, और एक्सपेक्टेड जो आपकी वैल्यू थी उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उसको आपने रखना है नीचे। इस रेशियो को फिर हम बोलते हैं आई। फिर जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपके पास, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर आई के साथ। तो तब जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं वो एक्यूरेट आ जाते हैं। ये आई आपने कैसे कैलकुलेट करना है, बिल्कुल वैसे ही कि डेल्टा टी पी एक्चुअल जो था वो आपने ऊपर रखना है, और जो आपके लिहाज से डेल्टा टी पी एक्सपेक्टेड था वो आपने नीचे रखना है। ये रेशो आई आ जाएगी, इस आई को आपने मल्टीप्लाई कर देना उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। यानी पहले आपके पास था के एफ इंटू एम,
अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, कि यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो अब आपके पास इस वान टू फैक्टर के एडिशन के पास वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई और फिर वही के एफ और एम, यानी ये आई फैक्टर के साथ अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये आई आपने हर प्रॉपर्टी के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करने के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की रखनी है और नीचे एक्सपेक्टेड वैल्यू। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनको करेंगे तो वहाँ पे आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा टी भी वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी एफ वही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, डेल्टा पी ओवर पी नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट कर रहा है। फैक्टर्स कौन कौन से वान टू फैक्टर आई जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है सॉल्यूट की टाइप पे। Van 2 factor depend on the type of solute and its behavior in the solution. For example, अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड होगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। अगर अब जब वो डिसोसिएट हो जाएगा तो तब इस वैल्यू पे, इस आई की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फर्स्ट करें आपने सोडियम क्लोराइड का 1 मोल डाला था, ठीक है, तो लेकिन जैसे ही आपने उसको अपने सॉल्वेंट में डाला वो डिसोसिएट हो गया, कितने आइंस में डिसोसिएट हो गया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। यानी अब आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, इससे 2 आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, लेकिन आपने एक्सपेक्ट कितना किया था, आपने एज अ 1 मोल इसको ऐड किया था। तो ये क्या बन जाएगा, आई यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा आएगा इस केस में जब डिसोसिएशन हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू जो है वो सॉल्यूट की टाइप पे डिपेंड करती है कि वो आयोनिक है, वो कोवेलेंट है। अगर आयोनिक होगा डिसोसिएट हो जाएगा, अगर उसकी एसोसिएशन के चांसेस हैं तो भी इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफ़ेक्ट होगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो आपने एक्सपेक्ट की थी वो सेम है, यानी आपने 1 मोल को ऐड किया था और वो 1 मोल ही रहा, ना एसोसिएट हुआ ना डिसोसिएट, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, ऊपर भी आपका 1 और नीचे भी आपका 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, आंसर 1 ही आएगा। यानी अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो सेम है तो यहाँ पे आई 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन हो गई है तो आपका सॉल्यूट तो उस केस में डिसोसिएट हो गया है, जब डिसोसिएट हो जाएगा तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी तो आपके पास आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर एसोसिएशन हो गई है, एसोसिएशन का मतलब है कि आपने तो 2 मोल अपनी तरफ से ऐड किए थे, लेकिन जैसे वो सॉल्वेंट के अंदर एंटर हुए उन्होंने एसोसिएट करके वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में यानी डाइमर की फॉर्म में फॉर एग्जांपल आ गए हैं। तो अब आप तो समझ रहे थे कि 2 मोल्स हैं, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, एक की फॉर्म में एसोसिएट हो गए ना, वो जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे 1/2 अगर आप करोगे तो आंसर जो है वो लेस देन 1 आएगा। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। तो पहला फैक्टर कौन सा है, सॉल्यूट की टाइप पे डिपेंड करता है। दूसरा वही इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो तो डिसोसिएट नहीं होते, तो उनके केस में ये आई जो है ये 1 ही रहता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, तो उनके केस में फिर एसोसिएशन या डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है कि ग्रेटर देन 1 आएगा आई या लेस देन 1 आएगा। एसोसिएशन के केस में हमेशा जो है वो लेस देन 1 आएगा, डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1 आएगा। कैलकुलेशन इन प्रैक्टिस, तो अगर आपको वान टू फैक्टर का आइडिया हो, वान टू फैक्टर जो है एक्सपेरिमेंटली आपको एक प्रिसाइज डाटा प्रोवाइड करता है जिससे आप ज़्यादा बेटर वे में अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप जब रियल में एक बड़े पैमाने पे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करें और अगर आप इस फैक्टर आई को कंसीडर नहीं करते तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक्चुअल नहीं आएगा। तो इसलिए वान टू फैक्टर का नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आपके रिजल्ट्स ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेट हो। नेरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Nearest give a generalization governing the distribution of a solute between 2 non-miscible solvents. कल हमने बात की थी मिसिबल सॉल्वेंट्स की, मिसिबल लिक्विड्स की, नॉन मिसिबल लिक्विड की। तो नॉन मिसिबल सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे में हल नहीं होते, ठीक है। इस लॉ को नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या नियरेस्ट पार्टीशन लॉ या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या सिंपल पार्टीशन लॉ भी कहा जाता है।
इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक सॉल्यूट X है जो कि अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दो सॉल्वेंट्स के दरमियान। एक सॉल्वेंट को आप एज्यूम करें वो A है, दूसरे को आप एज्यूम कर लें कि वो B है। टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है क्योंकि हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करते तो ये रिज़ल्ट आपके पास एक्यूरेट नहीं आएंगे जो आप इस इक्वेशन से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे X अपने आप को उन दोनों सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो यहाँ से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ X इन A और कंसंट्रेशन ऑफ X इन B इज इक्वल टू KT। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होती है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी इसे कहा जाता है, पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। तो नरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वही है कि इसमें सॉल्यूट अपने आप को दो सॉल्वेंट्स में जो कि इमिसिबल होते हैं उनमें डिवाइड कर लेता है और यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अजम्पशंस क्या है, ये अभी हमने ऊपर भी ये बात की कि इस केस में हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है एक सॉल्वेंट के अंदर उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के लिहाज से बढ़ रही हो तो उसके अंदर फिर सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। अजम्पशंस ऑफ आइडियल बिहेवियर, नरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो एक आइडियल बिहेवियर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही कंसीडर करता है, यानी इसके मुताबिक जो है कोई केमिकल इंट्रैक्शन जो है नहीं होता सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान और सॉल्यूट जो है वो मेनली आपका अनडिसोसिएटेड होता है। ब्रीफ एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस की बात करें तो नरेस्ट लॉ जो है वो बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेबल भी होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स ड्रग फार्मूलेशन जब होती है वहाँ पे इस लॉ को यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। लिमिटेशंस इसकी ये हैं कि इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए और दूसरा जो आपके सॉल्वेंट्स हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे में इमिजिबल होने चाहिए। सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर मिजिबल अगर होंगे तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। डिटेल्ड एप्लीकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से हमें एक ख़ास सॉल्वेंट में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी का आइडिया हो सकता है कि जब आप एक सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्यूट को ऐड करते हैं, फिर उसमें आप सेकंड सॉल्वेंट ऐड करते हैं, आप उसको शेक करते हैं, तो जो सॉल्यूट होता है वो अपने आप को उन दोनों सॉल्वेंट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जिस सॉल्वेंट के साथ उसकी अफिनिटी ज़्यादा बेटर होती है उसके अंदर, क्योंकि दोनों सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना वो उस ख़ास टेम्परेचर पे उस सॉल्यूट का सेचूरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, तभी उनमें इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस सॉल्वेंट के साथ उस सॉल्यूट की ज़्यादा अच्छी अफिनिटी है। हमारे पास जो फार्मूला था वो था C1/C2 इज़ इक्वल टू KT। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बता दिया जाए, आपको एक जो है एक उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर उसके कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी बता दी जाए तो दूसरे के अंदर आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ आयोनिक डिसोसिएशन एंड मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑन पार्टीशन। देखिए जब ये पार्टीशन होनी है तो इस दौरान एसोसिएशन या डिसोसिएशन को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाएगी तो फिर भी जो आपके पास ये उन दोनों सॉल्वेंट्स में उसकी डिवीजन है वो डिस्टर्ब होगी। ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन द सॉल्यूट्स मे गेट एसोसिएटेड इनटू मॉलिक्यूल इन वन लिक्विड फेज एंड मे गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन एन अदर। कि हो सकता है आपके पास जो दो सॉल्वेंट्स हैं और जो आपने सॉल्यूट ऐड किया उस सॉल्यूट का इंट्रैक्शन कुछ इस तरह से हो गया कि एक के अंदर आपके पास वो एक सॉल्वेंट में वो डिसोसिएट हो गया और दूसरे में वो एसोसिएट हो गया, तो तब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल वहाँ पे नहीं हो सकेगा। बाकी इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा
कंसनट्रेटेड का मतलब है कि उसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन काफ़ी हाई हो गई है, तो फिर भी ये लॉ प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होता। टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हो सकता है एक ख़ास सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए या खास के दूसरे के अंदर कम हो जाए। मॉलिक्यूलर स्टेट में उनको रहना, उनको एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होना। इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हैं और जो आपके सॉल्वेंट्स हैं वो नॉन मिसिबल लाजमी होने चाहिए। सेकेंड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी यही होती है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट को अलग करना चाहते हैं। आप सब्सटेंस जो आपने उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया, आप उसको अलग करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर एक सेकंड सॉल्वेंट ऐड करते हैं। जो सॉल्यूट होता है वो अपने आप को उन दोनों सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। जो सेकंड सॉल्वेंट आपने ऐड करना है वो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ उस सॉल्यूट की अफिनिटी फर्स्ट सॉल्वेंट से ज़्यादा हो, ताकि जो आपका सॉल्यूट है वो पहले वाले सॉल्वेंट से निकल के दूसरे सॉल्वेंट में माइग्रेट कर जाए। तो उसके बाद फिर उसको आप सेपरेटिंग फनल की मदद से वहाँ से अलग कर लेते हैं। आमतौर पे ईथर एक्सट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे बड़ी कॉमन होती है, जो इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से की जाती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो वहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ कर रहे होते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें भी यही होता है कि आपके पास मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो अफिनिटी होती है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ वो डिफरेंट होती है। तो अपने इन्हीं अफिनिटीज़ के बेस पे वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, इन्हीं दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, पार्क्स प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। ये वैसे तो प्रैक्टिकल वर्क होता है, लेकिन कभी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी। तो इसमें हम करते क्या है, डीसिल्वराइजेशन, यानी आपने सिल्वर को रिमूव करना होता है लेड में से। व्हेन मोल्टन जिंक इज एडेड टू मोल्टन लेड, आपके पास होता ये है कि मोल्टन लेड होता है जिसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट होता है। इसे मेनली अर्जेंटी फेरस लेड भी कहा जाता है। मोल्टन फॉर्म में ये होगा। आपने इस मोल्टन लेड के अंदर, जिसके अंदर सिल्वर भी प्रेजेंट है, आपने इसमें ऐड कर देना है मोल्टन जिंक को। अब आपके पास दो लेयर्स बन जाएंगी, एक लेड की और एक जिंक की। थोड़ा सा आपने टेम्परेचर बढ़ाना है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब आप टेम्परेचर लेके जाओगे तो जो सिल्वर की अफिनिटी होगी जिंक के साथ वो तकरीबन 300 टाइम्स ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लेड। तो सिल्वर क्या करेगा, उस लेड के मोल्टन फॉर्म में से रिमूव होके जिंक वाली में आना स्टार्ट कर देगा। तो यूँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब मेनली अब उसकी अफिनिटी जो है ज़्यादा जिंक वाली लेयर के अंदर है, जिंक के साथ है, तो वो जिंक वाली लेयर में आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने उसको कूल करना है, तो अब आपके पास जो जिंक वाली लेयर है उस जिंक वाली लेयर के अंदर आ चुका है सिल्वर भी। तो ये जिंक सिल्वर एक अलाई बन जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर आपने इसको रिटॉर्ट पे दोबारा से हीट करना है, जिंक जो है वो रिमूव हो जाएगा और सिल्वर आपको अलग मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। इसमें भी अब सिल्वर ने क्या किया है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन कौन से लेयर्स के दरमियान, जिंक लेयर और लेड के लेयर। अब जिंक के साथ उसकी अफिनिटी ज़्यादा थी तो ज़्यादा कंसंट्रेशन उसकी जिंक वाली लेयर में आ जाएगी। इस तरह से 2 से 3 बार आप इसको परफॉर्म करेंगे तो काफ़ी सारा जो आपको सिल्वर है यहाँ से मिल जाएगा। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ये भी मेनली प्रैक्टिकल वर्क ही होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी बच्चों ये होता है, 1 मिनट बेटा जी। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, सॉल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन वाटर। आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्ट आपका ब्रोमाइड भी सॉल्ट हो सकता है, आयोडाइड सॉल्ट भी हो सकता है, उसको आपने ऐड करना होता है क्लोरीन वाटर के अंदर। तो क्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो क्लोरीन जो है वो लिबरेट करवा देगा ब्रोमाइड को भी, और है अगर आपके सॉल्यूशन में तो ब्रोमाइड को, आयोडाइड है तो आयोडाइड को। फिर आपने सेकंड सॉल्वेंट उसमें ऐड करना होता है क्लोरोफॉर्म। तो जो लिबरेट होगा ब्रोमाइड या आयोडाइड जो भी आपके सॉल्ट में प्रेजेंट था वो इस क्लोरोफॉर्म के अंदर आना स्टार्ट कर देगा। तो जो फ्री ब्रोमीन और आयोडीन बीइंग मोर सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म कंसंट्रेट इनटू 2 लेयर्स,
मेकिंग इट रेड फॉर ब्रोमीन एंड वायलेट फॉर आयोडीन। तो अगर आपकी जो क्लोरोफॉर्म वाली लेयर है उसका कलर रेड होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब होगा कि ब्रोमीन प्रेजेंट था आपके सॉल्ट में। अगर वायलेट होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि आयोडीन प्रेजेंट होगा। तो इसमें भी अब ब्रोमीन या आयोडीन जो है तो उन्होंने अपने आप को आपके पास दो लेयर्स थी, एक आपके पास सॉल्वेंट था वाटर और दूसरा था क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज हो रहा होता है। अब हम यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which of the following statement is correct regarding a solution of two components A and B exhibiting positive deviation from ideal behavior? कल हमने स्टडी किया था राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या था? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये था कि नॉर्मल जो राउल्ट्स की मदद से राउल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वेपर प्रेशर, जब वेपर प्रेशर उससे बढ़ जाता है तो इस डेविएशन को हम कहते थे पॉजिटिव डेविएशन। अब वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा? वेपर प्रेशर उस सूरत में बढ़ेगा कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन ए एंड बी इंट्रैक्शन। आपने जो सॉल्यूशन बनाया है दो कंपोनेंट्स को मिला के बनाया है ए एंड बी, तो ए का आपस का जो इंट्रैक्शन है अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बी का आपस का इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ए बी इंट्रैक्शन बना तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसकी वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा इजी हो जाएगी। जब वेपर फॉर्मेशन आसान हो जाएगी, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, तो ये जो डेविएशन होगी ये पॉजिटिव डेविएशन होगी। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट? नो, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर, नो, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब इनमें से ऑप्शन बचता कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये ऊपर अभी हमने स्टडी भी किया है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज। ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वाटर फ्लो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है उस साइड से, यानी जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है उससे उस साइड से वाटर किस साइड पे फ्लो करता है? जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है, जहाँ जो कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। If 0.1 mole solution of glucose and 0.1 molar solution of urea are placed on two sides of the semi-permeable membrane to equal height, then it will be correct to say that। देखिए अब आपके पास पहले तो ये देखें कि जो दो सॉल्यूट्स उन्होंने आपको बताए हैं वो हैं कौन से? एक ग्लूकोज है और दूसरा यूरिया है। दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो पहली बात तो ये कि ये आयोनाइज तो नहीं होंगे, तो इसलिए फैक्टर आई तो यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि डाइल्यूट कौन सा है, कंसनट्रेटेड कौन सा, तो यहाँ पे दोनों की मोलैरिटी सेम है। इसका मतलब है कि दोनों जो हैं वो आइसोटोनिक फेस में है। एज बोथ द सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, हेंस देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिटवीन टू सॉल्यूशन। हमने कहा था कि जो वाटर फ्लो करेगा वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ करेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम है तो इसलिए नेट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये भी हमने कल बात की थी जब हमने मोलैरिटी वगैरह को स्टडी किया था। वेट या मैस परसेंटेज, वेट या मैस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, मोलैलिटी पे भी नहीं होता, क्योंकि मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट, तो मैस पे भी नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या था कि टोटल के अंदर जो एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसका मोल फ्रैक्शन है, तो नंबर ऑफ मोल्स पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। फिर रह कौन सा ऑप्शन चाहता है? मोलैरिटी का। मोलैरिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, क्योंकि मोलैरिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम जो है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है।
want to factor I for a compound which undergo dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively। कि वो आपसे पूछ ही रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूट है जो एक सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो रहा है और एक के अंदर एसोसिएट हो रहा है, तो वहाँ पे वान टू फैक्टर जो है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी। जहाँ पे डिसोसिएशन होगी वहाँ पे अभी हमने क्या कहा था कि जहाँ पे डिसोसिएशन होगी वहाँ पे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि वहाँ पे आई होता कि इसके इक्वल है कि आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो आपने एक्सपेक्ट किया था। तो जब डिसोसिएशन हो जाएगी वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा आएगी, आपने एक्सपेक्ट कम की थी, तो आई जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 हो जाएगा। उसके बाद है कि 1.00 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे भी आपको फैक्टर आई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद आपको बता दिया कि आपका जो सॉल्यूट है वो आयोनाइज नहीं होगा। मोलर मैस वाज डिसॉल्व इन, कितना है आपके पास सॉल्वेंट का जो मैस है 51.2 ग्राम। इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ की वैल्यू भी उन्होंने आपको बता दी है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर, तो आपने फाइंड करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ एम, ये फार्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा है। के एफ की वैल्यू उन्होंने आपको बता दी। अब मोलैलिटी पहले आप फाइंड करेंगे, तो मोलैलिटी आपके पास होती है नंबर ऑफ मोल्स ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम। तो अब आपने पहले तो ये करना है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, मैस ओवर मोलर मैस से। फिर आपने जो ग्राम्स में आपको गिवन है मैस, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी। इसको आपने के एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद है 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड। अब देखिए वीक एसिड है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, और उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन भी उन्होंने आपको बता दी कि 20% आयोनाइज हो रहा है। तो के एफ फॉर वाटर इज़ 1.86 केल्विन पर किलोग्राम। अच्छा, तो अब इसमें उन्होंने के एफ की वैल्यू भी आपको बता दी है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी बता दी है। आपने फाइंड क्या करना है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे फैक्टर आई काउंट होगा, क्योंकि हमें ये पता, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये बात बता दी है कि जो आपका एसिड है वो 20% आयोनाइज हुआ है। 20% आयोनाइज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट के भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ से टोटल आपने कैसे फाइंड करना है, आपने सबसे पहले देखा कि आपका एसिड है HX, वो आयोनाइज हुआ H+ और X नेगेटिव में। चूंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। अब स्टार्ट में इसका 1 मोल है अगर आपके पास, तो ये स्टार्ट में इनिशियल टाइम जब 0 है ये 0 होंगे। उसके बाद ये कितने परसेंटेज में आयोनाइज हुए हैं, 20%, तो ये 0.20 मोल्स प्रोड्यूस हुए, ये 0.20, तो वो 1 में से अब 0.20 माइनस होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड करेंगे, रिएक्टेंट भी मौजूद होंगे आपके रिएक्शन मिक्सचर में, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो इन सब को आप ऐड करेंगे, 1 माइनस 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.20, यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल। यहाँ से आपको मिल गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब आप लोगों ने यहाँ से डेल्टा टी एफ फाइंड कर लेना है। आई की वैल्यू आपको पता चल गई, बाकी जो हैं कि उसने खुद बता दिया है और मोलैलिटी भी उसने खुद ही आपको बता दी है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा टी एफ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ये अभी हमने ऊपर डिराइव किया है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होती है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ वान टू फैक्टर एज दैट ऑफ पोटाशियम फेरोसायनाइड। अब उन्होंने एक कंपाउंड आपको रेफरेंस खुद बता दिया कि आप हमें ये बताएं कि वान टू फैक्टर की वैल्यू किसके लिए सेम आएगी, इनमें से उतनी की जितनी इस पोटाशियम फेरोसायनाइड के लिए है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पोटाशियम फेरोसायनाइड के लिए क्या है।
पोटाशियम फेरोसायनाइड को बच्चों अगर आप आयोनाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ से आयोनाइज होगा, 4 आपके पास पोटाशियम आयन प्रोड्यूस होंगे और 1 आपके पास फेरोसायनाइड आयन प्रोड्यूस होगा। तो टोटल कितने आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 5, जिनमें से 4 पोटाशियम आयन और 1 फेरोसायनाइड आयन। तो अब हम इनमें से देखेंगे कि कौन है जो 5 आयन्स प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए जो वांटो फैक्टर की वैल्यू होगी वो सेम होगी जो कि पोटाशियम फेरोसायनाइड के लिए है। तो अगर हम बात करें इसी एल्यूमिनियम सल्फेट की ही, तो इसको जब आप यहाँ से आयोनाइज करोगे तो 2 एल्यूमिनियम आयन प्रोड्यूस होंगे और 3 सल्फेट, 3 + 2 टोटल कितने आयन्स बन रहे हैं, 5। तो इसका मतलब है, तो आंसर तो हमें स्टार्ट में मिल गया कि ये भी 5 आयन प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी 5 आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों के लिए आई की वैल्यू सेम होगी क्योंकि डिसोसिएशन के बाद दोनों आपको 5 आयन्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की 5 हो जाएगी। NaCl को आयोनाइज करोगे तो 1 सोडियम और 1 क्लोराइड बनेगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को अगर करवाओगे तो एल्यूमिनियम आयन और 3 नाइट्रेट आयन, तो इसके लिए 4 होगी, और सोडियम सल्फेट से 2 सोडियम और 1 सल्फेट आयन, तो इसके लिए आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो सेम किसकी है, एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटाशियम फेरोसायनाइड की। उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने आपको बता दी है, मोलैलिटी आपको बता दी है, और ये भी बता दिया है कि आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब तो बड़ा इजी हो गया है आपके लिए, आपने फाइंड क्या करना है, डेल्टा TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपने फाइंड करनी है। KF की वैल्यू भी बता दी है, मोलैलिटी भी बता दी है, सिंपल आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। आई की यहाँ पे ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है आपका। उसके बाद है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। अब ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह के अक्सर पेपर में आ जाते हैं कि इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक होती है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब आपने जो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेनी है वो 1 मोलर के अंदर है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास 1 मोल सॉल्यूट का आपने 1 kg में डिसॉल्व करवाया, तभी आंसर आपके पास 1 आएगा ना। कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो, 1 हो, और 1 kg आपके पास सॉल्वेंट हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पहली बात तो ये आपको पता चली कि आपके पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है। सेकेंड, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको चाहिए क्योंकि आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, और मोल फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, हमने सॉल्यूट की करनी है। तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन यूँ आपको मिलेगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चल गया कि एक ही मोल है, लेकिन सॉल्वेंट के भी तो नंबर ऑफ मोल पता होंगे, तो तभी हम टोटल में से सॉल्यूट को देख सकते हैं ना। तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। मैस यहाँ पे उसने आपको बताया है क्वेश्चन के अंदर ही, 1 मोलर के अंदर ही, कि 1 मोल को 1 किलोग्राम में डिसॉल्व करवाया था। तो 1 किलोग्राम जो है वो मैस है सॉल्वेंट का। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो आपने पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हमने मैस लेना होता है ग्राम्स में। तो मैस ओवर मोलर मैस से आपको पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का। अब हमने फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.018 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट। ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की भी हमने कल बात की थी कि उनके केस में एक तो वॉल्यूम चेंज 0 होता है, यानी डेल्टा V जो है वो 0 होता है, और डेल्टा H इंथॉल्पी चेंज भी 0 होता है। तो इस केस में हैव नो वॉल्यूम चेंज, हैव नो इंथॉल्पी चेंज, तो ये दोनों काम नहीं होते। इसका मतलब है कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ही उनके अंदर होती हैं। तो ये C ऑप्शन इसका बनेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ भी आपने गौर से देखना है कि ये भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है I, और बाकी वही KF × M।
तो अब अगर मोलैलिटी तो उन्होंने आपको बता दी और KF वैसे कांस्टेंट होगा, तो अब सारा जो गेम है यहाँ पे वो किस पे है, आई पे। और आई क्या है, वन टू फैक्टर। आई किस पे डिपेंड करता है कि ये कितने आइंस प्रोड्यूस करें। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो 3 सल्फेट आइन और 2 एल्यूमिनियम आइन, टोटल 5 आइंस मिलेंगे आपको यहाँ से। ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे वैसे ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो आयोनाइज नहीं होगा। सुक्रोज भी आयोनाइज नहीं होगा, तो इनके लिए तो 1 हो जाएगा। इसके लिए 5 है एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। और पोटाशियम क्लोराइड को अगर आप आयोनाइज करवाओगे तो पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन यानी 2 आइंस प्रोड्यूस होंगे। तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। इसके लिए आई की वैल्यू होगी 5। इसके लिए ग्लूकोज के लिए 1, सुक्रोज के लिए भी 1 और पोटाशियम क्लोराइड के लिए 2 हो जाएंगे। तो आई किसके लिए सबसे हाईएस्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। तो इसका मतलब है इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सिबिटेड बाय 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ। अब यहाँ पे भी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखना है, वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स को ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होता है, आप इसको सॉल्वेंट में डालोगे ये आयोनाइज हो जाएगा कैल्शियम और क्लोराइड आयन में। तो टोटल जो आयन यहाँ से आपको मिलेंगे वो 3 होंगे, 1 कैल्शियम आयन 2 क्लोराइड आयन। तो इसके लिए आई की वैल्यू हो गई 3। KCl की बात करें तो इसके लिए आपको मिलेगा 1 पोटाशियम और 1 क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे आई की वैल्यू वांट हो फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ग्लूकोज और यूरिया आयोनाइज नहीं होते, तो इनके लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए आ रही है, इन चारों में से कैल्शियम क्लोराइड के लिए, जो कि 3 आ रही है। इसका मतलब है इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हाईएस्ट होगा। तो ये थे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस। बाकी ये डाटा आप लोगों ने अब अच्छे तरीके से तैयार करना है, यहाँ से भी, इन नोट से भी, बुक से भी, ऐप से भी MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।